हेलो दोस्तों, मैं जुड़ चुका हूं आपके साथ। तो आपकी नाराजगी बिल्कुल जायज है कि सर आपने बोला था कि वीडियो लगातार आएगी मंडे से, इसके बाद वीडियो को आपने रोक दिया। तो इस वीडियो की क्वालिटी और इसका बैकग्राउंड लाइटिंग व्यवस्था आप लोग देखकर समझ सकते हैं कि वीडियो रोकने का रीजन क्या था। तो मैं नहीं मानता कि आपके जितना कोई समझदार है, हालांकि आप स्टूडेंट लाइफ में आप जितना बेहतर कोई नहीं होता, तो आप बेहतर है मेरे लिए और बेस्ट है। तो इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं, तो केवल एक से दो ही क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा और इस वीडियो की लेंथ को बहुत लॉन्ग लेकर नहीं चलूंगा। फिर इस वीडियो को आप देखिएगा और एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो की क्वालिटी और लैंग्वेज इन दोनों में क्या क्वालिटी है, माने बेहतर है, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो और क्या सुधार करना चाहिए, ये आप जरूर अपनी राय देंगे। तो चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हालांकि प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, तो पहले इस प्रश्न को पढ़िएगा, इसके बाद इसको जवाब देने की कोशिश करिएगा, नहीं आएगा वीडियो सोल्यूशन देखिएगा। अब बोल रहा है कि एक विद्युत द्विध्रुव समविभव सतह है। अब ये समविभव पृष्ठ क्या होता है? अब चाहे समविभव पृष्ठ बोलिए, समविभव सतह बोलिए, तो इसको हम इंग्लिश में इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। अब ऐसा कोई पृष्ठ हो जिसके हर एक बिंदु पर जो विभव हो वो एक समान हो, तो ऐसे पृष्ठ को हम लोग क्या बोलते हैं? तो समविभव पृष्ठ बोलते हैं। जैसे अगर हम एक यहाँ पे पृष्ठ मान लें कि एक आयताकार सतह पृष्ठ है, तो अब यहाँ पे जितना विभव होगा तो उतना विभव यहाँ पर भी होना चाहिए। सपोज अगर हम इस बिंदु को ए मान लें और इस बिंदु को हम बी माने, और हम ऐसा कह दें कि बिंदु ए पर विभव का मान 10 वोल्ट है और बिंदु बी पर भी विभव का मान 10 वोल्ट है, तो इन दोनों का विभवांतर क्या होगा भी? तो कहीं विभवांतर शून्य होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसा पृष्ठ जिसपे विभवांतर का मान शून्य हो, वैसे पृष्ठ को हम क्या बोलेंगे? समविभव पृष्ठ कहेंगे। या फिर हम यह भी कह सकते हैं कि जिसके हर एक बिंदु पर विभव का मान एक समान हो, ऐसे पृष्ठ को हम क्या बोलेंगे? समविभव पृष्ठ कहेंगे। तो प्रश्न बोल रहा है कि समविभव सतह क्या है। तो आई होप आप लोग समविभव पृष्ठ के बारे में समझ चुके होंगे। अब इसके बाद क्या बोल रहा है कि एक द्विध्रुव के बारे में बोल रहा है। अब ये द्विध्रुव क्या होता है अभी? जैसे मान लीजिए अगर यहां पे हम कह दें कि माइनस क्यू आवेश है और इससे कुछ दूरी पर प्लस क्यू आवेश है, और इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, उसको हम लोग क्या मान लेते हैं? तो 2L मानते हैं। अब अगर हम इन दोनों आवेशों को मिला दें सेंटर टू सेंटर, तो इसका जो मिड पॉइंट होता है, इसके मिड पॉइंट को हम इस द्विध्रुव का केंद्र कहते हैं, माने सेंटर कहेंगे इस द्विध्रुव का। और इसमें जितनी भी दूरियों का मेजरमेंट करना होता है वो हम इसके सेंटर अर्थात इसके मध्य बिंदु से ही करते हैं। अगर इस मिड पॉइंट को हम M नाम दे दें तो इसका मिड पॉइंट हुआ, तो अब ये डिस्टेंस क्या हुआ? L, और ये क्या हुआ? L हुआ। तो हमसे बोल रहा है कि समविभव पृष्ठ क्या होता है। तो विभव के केस में क्या होता है कि अगर धनात्मक आवेश है तो इसके वजह से किसी बिंदु पर जो विभव उत्पन्न होगा वो धनात्मक होगा। अगर ऋणात्मक आवेश है तो इसके वजह से जिस भी बिंदु पर विभव उत्पन्न होगा तो ऋणात्मक होगा। तो अब विभव है तो अदिश राशि, और जब ये अदिश राशि है तो किसी बिंदु पर अगर हमें सभी विभवों का मान निकालना होगा, माने इस बिंदु के अगल बगल जितने भी आवेश हैं वो सभी आवेश की वजह से इस बिंदु पर विभव का मान निकालना होगा, तो हम सभी आवेशों द्वारा उत्पन्न विभव को चिन्ह सहित जोड़ देंगे। अगर जोड़ने के बाद विभव का मान शून्य आया, तो विभव का मान जब शून्य होगा तो उस केस में विभवांतर का मान भी क्या होगा भाई? 0 होगा। तो वैसे पृष्ठ को हम क्या बोलेंगे? समविभव पृष्ठ कहेंगे। तो प्रश्न क्या बोल रहे हैं कि ऐसा कौन सा सतह है जिसे हम समविभव पृष्ठ नाम देंगे। अब इसमें 2-3 ऑप्शन लिया हुआ, 4 ऑप्शन लिया हुआ है। अब इसमें पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि एक क्षेत्र जो विद्युत द्विध्रुव के केंद्र के साथ मेल करती है। अब ये विद्युत द्विध्रुव के केंद्र के साथ तो मेल खाती है, लेकिन इसमें ये नहीं बोल रहा कि ये पृष्ठ इस सतह के लंबवत होगा या इसके समांतर होगा। जैसे अगर हम एक सरफेस की बात करें, अगर हम इसी को मैंने पृष्ठ मान ले, तो अब ये बोल रहा है कि ये जो पृष्ठ है वो इसके द्विध्रुव से होकर जा रहा है, तो द्विध्रुव से होकर ये ऐसे भी जा सकता है,
तो यह इस द्विध्रुव के समांतर होगा, द्विध्रुव के अक्ष के समांतर होगा, लेकिन जा तो रहा है सेंटर से। अगर हम इस द्विध्रुव को ऐसे लेकर जाएं तो यह भी द्विध्रुव के केंद्र से ही होकर जा रहा है, लेकिन ये द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत है। तो पहले ऑप्शन में ये क्लियर नहीं कर रहा है कि ये पृष्ठ इसके समांतर है या इसके लंबवत है। अब अगले प्रश्न मतलब अगले ऑप्शन पे चलते हैं। अगले ऑप्शन में बोल रहा है कि द्विध्रुव के अक्ष के समांतर कोई एक समतल पृष्ठ, मानिए जो द्विध्रुव का अक्ष है इसके ठीक समांतर अगर कोई भी पृष्ठ होगा तो क्या इस पृष्ठ को हम समविभव पृष्ठ कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों? इसलिए नहीं कहेंगे कि अगर ये इसके समांतर होगा तो अब यहां का जो पृष्ठ होगा इस आवेश के नजदीक होगा, तो इसके वजह से विभव का मान ज्यादा होगा, और यही बिंदु इस आवेश से दूर होगा तो इसकी वजह से विभव का मान कम होगा। और विभव का फार्मूला होता है यहां से KQ बटे में R। अगर दूरी का मान ज्यादा हुआ तो विभव का मान कम होगा, अगर दूरी का मान कम हुआ तो विभव का मान ज्यादा होगा। तो पृष्ठ को जब हम ऐसे रखेंगे, इस तरह से रखेंगे, इसके अक्ष के समांतर रखेंगे, तो अब कोई भी बिंदु लेंगे तो इस आवेश के पास हो और इस आवेश से दूर हो। ऐसा भी हो सकता है अगर कोई बिंदु इसके पास लें तो इस वाले के नजदीक होगा और इस वाले से दूर होगा, तो इसके हर एक बिंदु पर विभव का मान एक समान नहीं होगा, तो हम ऐसे पृष्ठ को समविभव पृष्ठ नहीं कहेंगे। अगला क्या बोल रहा है कि एक समतल द्विध्रुव जो इसके अक्ष के लंबवत हो, तो अगर हम इसके सेंटर से पास करें और इस अक्ष के लंबवत हो तो हम कह सकते हैं कि भाई अगर हम यहां पे जो बिंदु लेंगे तो इस आवेश से दूरी और इस आवेश से दूरी क्या होगी? बराबर। तो अगर पृष्ठ को हम इस अक्ष के लंबवत रखेंगे तो हम किसी भी बिंदु को लेंगे वो बिंदु दोनों आवेशों से सेम दूरी पर होगा, तो दूरी का मान क्या हुआ? एक समान। जब दूरी का मान एक समान हुआ तो यहाँ पे आवेशों का परिमाण बराबर है, माने अगर इस आवेश का मान Q है तो इस आवेश का मान ही Q रहेगा। अब इसका मान प्लस साइन से और इसका मान माइनस साइन से, माने एक आवेश इस पर ऋणात्मक विभव उत्पन्न करेगा और दूसरा धनात्मक, तो दोनों को हम जोड़ेंगे तो नेट विभव का मान क्या मिलेगा? 0। और जब नेट विभव का मान 0 मिलेगा तो हमें विभवांतर क्या मिल जाएगा? 0। तो हम ऐसे पृष्ठ को क्या बोलेंगे? समविभव पृष्ठ बोलेंगे। अब अगला बोल रहा है कि इसके माने इससे 45 अंश के कोण पर, ये भी नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अब ये 45 अंश के कोण पर होगा, तो इस पृष्ठ पर ऐसे बहुत सारे बिंदु मिलेंगे जो इस आवेश से दूर तो इस वाले से पास, या ऐसा बहुत सारा बिंदु मिलेगा जो इस आवेश से नजदीक तो इस आवेश से दूर। तो जब हम पृष्ठ को इस तरह से रखेंगे, मैंने 45 अंश के कोण पर रखेंगे, तब इसे हम समविभव पृष्ठ नहीं कहेंगे। मात्र एक ही केस में समविभव पृष्ठ कहेंगे, जब यह पृष्ठ इस द्विध्रुव के केंद्र से होकर जाए और इस अक्ष के लंबवत हो, तो अब हम क्या कहेंगे भाई कि ये समविभव पृष्ठ है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। तो प्रश्न को बढ़ते हैं और अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है यदि अर्धचालक में होल बहुसंख्यक आवेश वाहक है तो मिश्रित संभावित अशुद्धता कौन सी होगी? देखिए, अगर हम अर्धचालक की बात करें तो अर्धचालक हम उसे कहते हैं जिसकी चालकता चालकों से कम किंतु अचालकों से अधिक हो, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो देखिए भाई, अब यहां पे अगर हम सिलिकॉन लेते हैं तो सिलिकॉन का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है? 14। अगर इसका परमाणु क्रमांक 14 है तो पहले कोर्स में हम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, दूसरे में 8, तो 8 और 2 क्या हो गया? 10, और आखिरी कोर्स में कितना बचेगा भाई? 4 इलेक्ट्रॉन। तो आखिरी कोर्स में देखिए 1 इलेक्ट्रॉन यहां हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहां हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहां हो गया और 1 इलेक्ट्रॉन यहां हो गया। तो अब देखिए होल क्या होता है। अब एक को हम बोलते हैं पी टाइप और दूसरे को हम क्या बोलते हैं भाई? तो एन टाइप बोलते हैं। पी टाइप अर्धचालक हम उसे बोलते हैं जिसमें होल की संख्या अधिक होती है। होल का मतलब यह होता है कि जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाए, और एन टाइप अर्धचालक हम उसे कहेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो उसे हम एन टाइप बोलेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो उसे हम पी टाइप बोलेंगे। और जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? तो होल कहते हैं। और इसे हम पॉजिटिव के फॉर्म में लेते हैं और इसे हम लोग क्या लेते हैं? निगेटिव लेते हैं। तो अब इसमें बोल रहा है कि हम किसको मिलाएंगे?
देखिए जब पी टाइप हमें अर्धचालक प्राप्त करना होगा तो इसमें हम त्रिसंयोजी तत्व मिलाते हैं। अब ये त्रिसंयोजी तत्व हम उसे कहते हैं जिसके आखिरी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन हो, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। जैसे कि एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम के आखिरी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे हम त्रिसंयोजी तत्व कहेंगे। और फास्फोरस के आखिरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, उसे हम पंचसंयोजी तत्व कहते हैं। तो जब 5 इलेक्ट्रॉन होगा तो इसका 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाएगा फास्फोरस से, लेकिन फास्फोरस का 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। और जब 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एन टाइप अर्धचालक बोलेंगे। अगर हम एल्यूमिनियम को मिलाते हैं तो एल्यूमिनियम को मिलाने पर केवल उस माने एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है और सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अब क्या है कि जो एल्यूमिनियम है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और जब 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पे होल क्रिएट हो रहा है और इसी होल को हम लोग क्या लेते हैं भाई? पॉजिटिव, जिसे हम पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। तो बोल रहा है कि हम किसको मिलाएं कि उसमें होल की संख्या अधिक हो। तो अब इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? पहला है आर्सेनिक, दूसरा गैलियम, तीसरा दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो होल प्राप्त करने के लिए हम उस तत्व को लेंगे जिसके आखिरी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें क्या है? आर्सेनिक और गैलियम है। अगर हम आर्सेनिक को देखें तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपको, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 33 होता है। किसका? आर्सेनिक का। और जब इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तो 2, 8, 18 और एक कामा क्या होगा भाई? 5 होगा। ये देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो अब आर्सेनिक के आखिरी कोष में कितना बच गया? 5 इलेक्ट्रॉन। और जब 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसका 4 इलेक्ट्रॉन इसके 4 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन क्या बच जाएगा भाई? खाली बच जाएगा, फ्री बचेगा। और जब इलेक्ट्रॉन फ्री बचेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एन टाइप बोलेंगे, उसे हम पी टाइप नहीं बोलेंगे। और होल कहां पे क्रिएट होते हैं? पी टाइप में। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो बोल रहा है कि गैलियम। अब जो गैलियम इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 31 होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 2, 8, 18 और एक कामा क्या होगा भाई? 3। अब इसके आखिरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। और जब 3 इलेक्ट्रॉन है तो अब इस सिलिकॉन के 3 इलेक्ट्रॉन से तो बॉन्ड बनाएगा, लेकिन अब 1 इलेक्ट्रॉन की क्या बच जाएगी? कमी। अब गलती से ये मत करिएगा कि भाई सिलिकॉन के पास तो 1 इलेक्ट्रॉन बच गया ना तो हमें इससे एन टाइप बोलना चाहिए। नहीं, हम जिसको मिलाएंगे उसके इलेक्ट्रॉनों को देखेंगे। जिसको हम मिला रहे हैं अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो एन टाइप, अगर जिसे हम मिला रहे उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो पी टाइप। अब जिस समय मिला रहे उसको हम नहीं देखेंगे, जिसको मिला रहे उसे हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम गैलियम को मिला रहे हैं तो इसके आखिरी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ गई। और जब 1 इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ जाएगी तो वहां पे होल की क्या होगी भाई? तो अधिकता होगी। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो गैलियम होगा। क्या होगा? गैलियम, माने ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो आप लोग वीडियो क्वालिटी क्या है इसको एक बार देखिएगा और कमेंट करिएगा ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और आप लोग के लिए हम और अच्छे से काम कर सकें। तो थैंक यू।